नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबों के बीच में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की क्लास को लेकर पुनः आया हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर साबित होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिन मेरे भाइयों को ऐसा लगता है कि वो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं और टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं अपनी एग्जाम को काफी बेहतर बनाने के लिए, तो उनके लिए क्या है भाई, आप जो है कि गूगल पे जाओगे और यहाँ पे क्या लिखा है देख रहे हो ना, global.iti.org। जैसे ही आपने गूगल एड्रेस पे डालोगे कि www.global.iti.org, तो आपके सामने जैसा यहाँ पे स्क्रॉल खुल के आया वैसा ही आपके मोबाइल पे भी स्क्रॉल खुल के आएगा। ठीक है, तो आप यदि देना चाहते हो निमी टेक्स्ट बुक, लिखा है ना निमी ITI निमी मॉक टेस्ट, यानी जिस पैटर्न से आपका जो है कि एग्जाम आता है वो पैटर्न पे सारे आपको जो है कि टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यदि आप आईटीआई से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आ रही है सरकारी एग्जाम्स की या फिर पीएसयू से रिलेटेड, तो उसके बारे में हमको जानना है तो आप वैकेंसीज के बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो सारी आईटीआई से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यही मिल जाएगी, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाने या फिर परेशान होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है भाई। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। ठीक है भाई, चलो बताओ। देखो, calculate the power factor of RLC circuit having resistance R is equal to 15 ohm, resultant reactance is equal to 20 ohm, connected across to 40 volt 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। यानी 15 ओम रेजिस्टेंस और 20 ओम रिएक्टेंस में 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई हो जुड़ी हो, तो आरएलसी सर्किट का आपको क्या फाइंड आउट करना है? पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या भैया? पावर फैक्टर। तो सारे मेरे भाइयों को पता होगा कि पावर फैक्टर का मतलब होता है cos फाई। क्या होता है भाई? cos फाई। और cos फाई का मतलब क्या होता है भाई? R/Z। यही तो होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला। और पूछा था भाई, आप बोलोगे हाँ हाँ सर यही होता है। चलो, तो इसका मतलब आपको पावर फैक्टर के निकालने के लिए आपको आर चाहिए और जेड चाहिए, और आपको आर दिया भी है। देखो, दिया भी है आर। आर इक्वल टू कितना दिया है? आप बोलोगे सर 15 ओम। लेकिन आपको जेड बराबर नहीं दिया है। आप बोलोगे सर जेड बराबर, हम जानते हैं कि जेड इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर विथ रूट। आप बोलोगे हाँ सर मैं जानता हूं, चलो भाई निकाल लेता हूं मैं। आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्सल और एक्सी में से सिर्फ एक ही दिया है तो उसी का मान रखोगे, यानी यहाँ पर कितना दिया है? रिएक्टेंस यानी एक्स का मान दिया है, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान दिया सिर्फ ना। चलो, तो आर का मान क्या है भाई? आप बोलो सर 15 का स्क्वायर। एक्स का मान दिया है 20, यानी 20 का स्क्वायर विथ रूट। 15 15 में आप बोलोगे सर 225 प्लस 20 20 हम 400, ये हो जाएगा 625 विथ रूट, ये जेड बराबर आएगा। और 625 किसका वर्गमूल है? आप बोलोगे सर ये तो 25 का वर्गमूल है, 25 25 हम 625 होता है। तो जेड का मान आ गया 25। जेड का मान क्या आ गया? आपने निकाल लिया 25। ठीक है भाई। तो जब आपने जेड का मान निकाल लिया, तो कोई ऐसा मेरा भाई है जिसको लगता है कि वो पावर फैक्टर का मान ना फाइंड आउट कर सके? बिल्कुल कर सकता है भाई। देखो, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू, आपने आर बाई जेड लिख दिया है। आर का मान आपने लिख दिया 15, जेड का मान आपने लिख दिया 25। इसको 5 से सॉल्व कर दो, 5 3 15, 5 5 25, यानी 3/5। 3/5 का मतलब 0.6, 35.6। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो। कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस ऑफ द आरएलसी पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस टू 40 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई एंड 8 एम्पीयर करंट इज पास थ्रू इट। यानी 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है और उसमें 8 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। यदि सर्किट आपका पैरेलल में कनेक्ट हो तो एडमिटेंस का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो एक्चुअली भैया एडमिटेंस को देखो हम इंडिकेट करते हैं किससे? वाई से। किससे करते हैं? वाई से, यहां पर दिया भी है। ठीक है, वाई से। और एडमिटेंस होता क्या है? इंपीडेंस का जस्ट विपरीत। इंपीडेंस का क्या होता है? जस्ट विपरीत होता है। कौन? आप बोलोगे सर एडमिटेंस। ठीक है, तो आपको एडमिटेंस जब निकालना है तो आपको अब पहले इंपीडेंस क्या होता है? आप बोलोगे इंपीडेंस इक्वल टू सर वी बाई आई होता है।
इसका मतलब यदि y निकालना हो यानी एडमिटेंस निकालना हो तो जस्ट इसका विपरीत 1/z, 1/z का मतलब I/V हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, तो निकालो भाई y इक्वल टू I का मान यानी करंट का मान, आप बोलोगे सर 8 एम्पियर बटे V यानी वोल्टेज, वोल्टेज का मान कितना है भाई 240 वोल्ट, कितना है 240 वोल्ट। इसको काट दो भाई, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 यानी 1/30। अब 1/30 को क्या लिख सकते हो 1/3 गुणे 1/10, और 1/3 का मतलब होता है 0.3 बटे 10 तो है, इसका मतलब 0.03, ये तो 33 होता है, तो 0.033 कितना भी लिखते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 0.03 कौन सा है भैया, ये तो देखो गलत है, ये 3 है, ये 333, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करंट IL ऑफ दिस सिंगल फेज RC सर्किट, यानी लाइन करंट का फार्मूला क्या होगा जो इस चित्र में दिखाया गया है। एक चीज ध्यान रखो भाई, यदि केवल प्योर मतलब क्या बोलते हैं डीसी सर्किट हो तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैंने ये यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, ये एसी सर्किट है, क्या है एसी सर्किट है, एसी सर्किट के लिए ये चिन्ह रहेगा और डीसी के लिए प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एसी सर्किट है, ठीक है, एसी सर्किट है। एसी सर्किट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है भाई लोग। चलो ये आपका सी हो गया, ये आर हो गया, यहाँ से आपकी सप्लाई आई जा रही है, इसमें जाने वाली करंट आई आर जा रहा है और इसमें जाने वाली करंट आई सी जा रहा है, ठीक है। तो ये एसी सर्किट है। देखो डीसी सर्किट होता तो कैसे होता, डीसी सर्किट में जानता आप लोग जानते हो, जैसे कि यहाँ पर 5 एम्पियर की करंट, यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट जा रही है अगर इधर से, तो इसमें थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगी, थोड़ा सा इसमें अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। सपोज दैट यहाँ पे 2 एम्पियर चला जाता तो यहाँ पे आपका 3 एम्पियर बचता। ये किसके लिए होता है, डायरेक्टली होता है प्योर क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट डीसी सर्किट के लिए, किसके लिए डीसी सर्किट के लिए। लेकिन एसी सर्किट के लिए ऐसा नहीं है। एसी सर्किट के लिए क्या क्या होता है भैया मेरे, एसी सर्किट के लिए क्या होता है, एसी सर्किट के लिए जो ये टोटल करंट जा रही है यहाँ से, इस करंट का फार्मूला होता है, यानी ये इक्वल टू क्या होगा, यहाँ का करंट माइनस यहाँ का करंट, यानी ऐसे का स्क्वायर विथ रूट, क्या हो गया विथ रूट होगा, ठीक है। समझ में आया क्या, इसका मतलब लोड करंट, सॉरी लोड करंट, यानी यहाँ की करंट क्या होगी, लोड यहाँ हमारा है, लोड करंट क्या होगी आई आर का स्क्वायर माइनस आई सी का स्क्वायर विथ रूट, ठीक है भाई। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी सारे क्या है गलत, बाकी सारे क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगला देखो, हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इंप्रूव्ड इन एसी सर्किट, यानी किसी एसी सर्किट में पावर फैक्टर यदि लो है तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो आप सारे भाई लोग को पता होना चाहिए भैया कि जो आपका पावर फैक्टर है वो लो क्यों होता है, लो इसलिए होता है ताकि क्योंकि उसमें आप जो है कि बाइंडिंग वगैरह करते हो, तो बाइंडिंग करने से बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का आपका प्रेरक है यानी इंडक्टर है, तो इंडक्टिव गुण आ जाने के कारण जो वोल्टेज होती करंट होती है, मेरा सपोजेट वोल्टेज हो गया, ये मेरा सपोजेट करंट हो गया, ये प्योर के लिए, ये किसके लिए है प्योर इंडक्टर के लिए। तो जब इंडक्टर होता है तो जो वोल्टेज करंट होती है वो वोल्टेज से लैग करने लगती है, वोल्टेज से क्या करने लगती है लैग करने लगती है, तो पावर फैक्टर क्या होता है आपका जो है कि लो हो जाता है। आप लोग जानते हो पावर फैक्टर cos फाइव इक्वल टू R/Z होता है, ठीक है। तो आर प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए जेड का मान कुछ और होगा, तो आपका जो है कि क्या बोलते हैं उसको, और पावर फैक्टर लो ही होगा। लेकिन अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट होता तो करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होते, और आपका आर तो आर होता ही और जेड बराबर भी आर होता, यानी दोनों कट के एक आ जाते तो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता। इसका मतलब यह है कि प्योर आपसे पूछ दे कि प्योर रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, आप बोलोगे सर एक होता है, नहीं यूनिटी होता है, ठीक है। लेकिन पावर फैक्टर लो क्यों हो रहा है, आप बोलोगे सर इंडक्टिव लोड के कारण, इंडक्टिव लोड का मतलब ये हो कि बाइंडिंग करने के कारण।
तो उस बाइंडिंग जब आप जानते हो कि भैया कि जो इंडक्टर होता है वो किसका जस्ट अपोजिट काम करता है, किसके, आप बोलोगे सर कैपेसिटर के, और कैपेसिटर किसके जस्ट अपोजिट अपोजिट क्या करता है, आप बोलोगे सर इंडक्टर के। तो भाई पावर फैक्टर कम क्यों हो रहा है, आप बोलोगे सर इंडक्टर के कारण, यानी प्रेरकत्व के कारण। ठीक है, तो इसको इसको जो है कि न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज करोगे, कैपेसिटर यूज करोगे। क्या यूज करोगे भैया, कैपेसिटर यूज करोगे। तो दो ऑप्शन तो देखो, पहले गलत हो गया, प्रतिरोधकों को जोड़ना और इंडक्टर को जोड़ना, ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इंडक्टर के कारण ही तो हमारा जो है कि पावर फैक्टर लो हो रहा है, तो फिर इंडक्टर जोड़ेंगे तो और ही ज्यादा लो हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दो ऑप्शन बचा, एक कैपेसिटर बोल रहा है सीरीज में जोड़ो, एक बोल रहा है किसमें, समांतर में जोड़ो, एक इसमें बोल रहा है समांतर में जोड़ो। तो देखो भैया पावर फैक्टर लो कब लो क्यों होता है, जब सपोज दैट आपने जो है कि यहाँ पर सप्लाई दे दिया, यहाँ पे आपने एक बाइंडिंग कर दी, तो जब इसको आपको न्यूट्रलाइज करना है तो इसके ये समांतर में है, तो इसको जो है कि इसके समांतर में ही आप क्या कनेक्ट करोगे, आप क्या कनेक्ट करोगे जो है कि कैपेसिटर कनेक्ट करोगे ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, आप सोच बोलो सर कि सीरीज में क्यों नहीं कर सकते। भाई जब आप सीरीज में करोगे, भाई जब आप सीरीज में करोगे, जैसे ये, जैसे आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो सीरीज में करने के कारण क्या होगा, आप एक सब जानते हो कि सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज में रेजोनेंस कंडीशन में क्या होती है, करंट का मान मैक्सिमम होता है, इंपेडेंस का मान मिनिमम होता है। तो यहाँ पे सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, करंट का मान मैक्सिमम हो जाता है, और करंट का मान मैक्सिमम होगा तब सारे भाई को पता है कि वहां पे भाई लॉसेस बढ़ेगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी हीट उत्पन्न होगा कुल मिला के। तो इसलिए हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे किसको, कैपेसिटर को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, राइट आंसर, कनेक्ट बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई आपका राइट आंसर। अगला देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। मैं कल ही बताया था पिछली वीडियो में मेरे भाई, पिछली क्लास में बताया था कि एक होता है डेल्टा कनेक्शन और एक होता है आपका स्टार कनेक्शन। ठीक है, और मैंने ये भी मेरे भैया बताया था सारे भाई लोग को कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें उसमें जो आपकी लाइन करंट होती है वो फेज करंट का √3 गुना होती है, और जो लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। मैं ये कल बताया था पिछली वीडियो में। लेकिन जो स्टार होता है मेरे भैया, उसमें जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, लेकिन लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होती है। मैं ये कल बताया था। ठीक है, अभी भी नहीं पता होगा तो लिख लेना। तो आपसे पूछ रहा है डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध है, तो भाई ये डेल्टा है, लाइन करंट और फेज करंट में यही संबंध है, आई एल इक्वल टू √3 इंटू आईपीएच। तो ये तो गलत ही हो गया, यहाँ पर बटे ये भी गलत हो गया, आई एल इक्वल टू √3 इंटू आईपीएच। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मैटर, फेज सीक्वेंस मीटर, सॉरी, फेज सीक्वेंस मीटर का क्या उद्देश्य है। देखो फेज सीक्वेंस का मीटर का मतलब ये होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपके 3 फेज होते हैं आर वाई बी। ठीक है, तो आप लोग आप लोगों को पता होना चाहिए तीनों जो है कि फेज सीक्वेंस बराबर सीक्वेंस होना चाहिए, यानी तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो फेज सीक्वेंस ये मीटर ये डिसाइड करता है कि तीनों फेज एक सीक्वेंस में है या नहीं है। तो करेक्ट मतलब करेक्ट यानी सही सीक्वेंस को बताता है कौन, आपका फेज सीक्वेंस मीटर। किसको बताता है, करेक्ट सीक्वेंस को, यानी सही सीक्वेंस को मीटर बताता है। तो देखो, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर गलत, टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, टू इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ फेज 3 फेज, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। तो मैं बताया ना कि 3 फेज सिस्टम का सीक्वेंस सही है, उसको ये बताता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका भैया राइट आंसर। अभी देखो फेज सीक्वेंस का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपका जो है कि होता है ना,
ऐसे होता है, आर वाई भी 3 हो गया, ऐसा ही होता है लगभग, ठीक है, आर वाई भी 3 ऐसा ही होता है। तो ये इन तीनों के बीच में आपका जो आर वाई भी तीनों वायर्स होते हैं, सिस्टम्स होता है, तीनों सिस्टम में आर वाई बैलेंस कंडीशन में एंगल कितना होता है 120 डिग्री। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, ठीक है। तो ये बताता है कि सही सीक्वेंस में है या नहीं है, ठीक है। और सही सीक्वेंस में होने या ना होने का मतलब ये है कि किसी, ये आपका टाइम का ग्राफ हो गया, ये वोल्टेज या फिर करंट का ग्राफ हो गया, कि इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम पे आप देख लो तो आर वाई या फिर बी दोनों में से, सॉरी तीनों में से सभी का मान बराबर नहीं होगा। किसी भी एक टाइम पे किसी भी एक टाइम पे एक का वैल्यू लो होगा, एक का हाई होगा, एक का मीडियम, मतलब अलग अलग होंगे। तो फिर सीक्वेंस यही बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। अगला देखो, कैलकुलेट द अपरेंट पावर ऑफ अ स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाइड 0.8 पावर फैक्टर एंड फेज करंट इज 10 एम्पियर। यानी एक स्टार कनेक्टेड 3 फेज पावर की आपको गणना करनी है, लेकिन किस पावर की ध्यान रखना है, यहाँ पे अपरेंट पावर दिया है। कौन सा अपरेंट पावर दिया है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अपरेंट पावर को यस से इंडिकेट करते हैं और इसका फार्मूला होता है √3 VL इंटू IL, और एक्टिव पावर को P से इंडिकेट करते हैं, इसका फार्मूला होता है मेरे भाई VL इंटू IL इंटू cos फाई, जहाँ क्या है फाई आपका पावर फैक्टर, cos फाई क्या है पावर फैक्टर है। और मैं जो है कि एक रिएक्टिव पावर के लिए फार्मूला बता चुका हूं कि √3 इंटू VL इंटू IL इंटू साइन फाई होता है, ठीक है। ये मैं फार्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसको नहीं पता होगा स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो आपसे क्या पूछा है, अपरेंट पावर, यानी केवल S इजकल टू √3 इंटू VL इंटू IL का फार्मूला लगेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे भी क्या दिया है भैया 415 वोल्ट, भी क्या दिया है 415 वोल्ट। जिसको नहीं पता हो ध्यान रखना, मैं कल बताया था पिछली वीडियो में कि जो भी यहाँ पे दिया होता है वोल्टेज हमेशा और हमेशा क्या देता है, लाइन वोल्टेज देता है। 400 वोल्टेज 415 जो है क्या है आपका लाइन वोल्टेज है। लेकिन यहाँ पे करंट देखो दिया है फेज करंट, क्या दिया है फेज करंट, सॉरी फेज करंट है ना, फेज करंट दिया है IPH इक्वल टू 10 एम्पियर। लेकिन ये लाइन करंट नहीं है, ध्यान देना। लेकिन आपको फेज जो है कि पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, आप बोलोगे सर लाइन करंट चाहिए। इसको लाइन करंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपकी लाइन करंट हो जाएगी। अब आप निकाल सकते हो अपरेंट पावर S इक्वल टू √3 इंटू VL का मान आपने निकाला है कितना 415 वोल्ट, इंटू IL का मान आपने कितना निकाला भाई √3 इंटू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो टोटल गुणा कर लो क्या हो जाएगा, ये √3 गुणा 3 हो जाएगा, ये 415 ये गुणे 10 क्या हो जाएगा 30, 3 × 5 = 15, 3 × 1 कम 3 × 1 4 3 × 4 = 12, 12 दशमलव सॉरी ये तो S बराबर आ गया पावर 12,450 kVA। और इसका मात्रा भी मैं कल बताया था कि इसका मात्रा kVA होता है, इसका वाट, इसका kVAR। ये तो VAR में आया है, ये सॉरी ये VA में आया है, वोल्ट एम्पियर आया है, किलो नहीं है यहाँ पे। लेकिन सारे ऑप्शन किस में है, किलो में है। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, यानी 12.45 kVA, 12.45 kVA, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रहा, देखो व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वाटमीटर रीडिंग इज 0 एंड द अदर रीड्स टोटल पावर इन 2 वाटमीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। यानी 3 फेज पावर मेजरमेंट में 2 वाटमीटर विधि से यदि कोई मेजरमेंट किया जा रहा है, तो यदि एक पावर जो वाटमीटर यदि 0 रीडिंग दे रहा है तथा दूसरा पूरा टोटल रीडिंग दे रहा है, तो बताइए कि पावर फैक्टर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो क्या पिछली वीडियो में नहीं बताया कि जो पावर फैक्टर आपका एक 0 के लिए मैंने कंडीशन बताया था, एक पावर फैक्टर मैं 0.5 के लिए बताया था, और एक मैंने पावर फैक्टर बताया था 1 के लिए। यानी पावर फैक्टर 1 हो, 0.5 हो, 0 हो, तो जो W1 यहाँ पे और W2 दोनों का मान इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट होगा, मैं कल बताया था।
यहाँ पे एक का मान 0 होगा, लेकिन दूसरा का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे मैंने जब पावर फैक्टर बताया था तो क्या बताया था कि एक दोनों का मान इक्वल होगा और दोनों का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि एक एक शून्य पाठ्यांक दे रहा हो, किसमें दे रहा है शून्य, आप बोलोगे सर पावर फैक्टर 0.5 होता है तब क्या देता है, दोनों वाट मीटर में से एक 0 देता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका भाई, राइट आंसर। आपसे बोल देता है कि दोनों की रीडिंग समान है, आपसे बोलता है दोनों की रीडिंग समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो पावर फैक्टर 0 हो जाता है। आपसे पूछ देता है कि दोनों की रीडिंग इक्वल और इक्वल है, और केवल इक्वल ही बोल दे, केवल इक्वल बोल दे, इसका मतलब क्या है, इक्वल एंड पॉजिटिव यानी 1 हो, ठीक है। आपसे पूछ देता कि पावर फैक्टर 0 और 0.5 के बीच है, तब पर भी आंसर यही होता है। आपसे पूछ देता है कि 0.5 और 1 से 1 के बीच में, तब पर भी आंसर यही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फॉर्म फैक्टर, यानी फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। जिस भाई को नहीं पता होगा लिख लेना, फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है जिसको आप के एफ से इंडिकेट करते हो, वो होता है आर एम एस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। क्या होता है भैया, आर एम एस वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, देख लो कहाँ है, एवरेज वैल्यू बटे आर एम एस वैल्यू, तो उल्टा दे दिया, आर एम एस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे भी मैक्सिमम गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या राइट आंसर। देखो भाई, आरएमएस वैल्यू का एक और नाम है जिसको आप क्या बोलते हो, इफेक्टिव वैल्यू। क्या बोलते हो भैया, इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। और इसका एक और नाम है, आरएमएस का ही या फिर इफेक्टिव का और नाम है, इसको आप बोलते हो वर्किंग वैल्यू, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको बोल दे कि इफेक्टिव वैल्यू बटे जो है कि एवरेज वैल्यू, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, वर्किंग वैल्यू सबका मतलब एक ही है, ठीक है। चलो, और आपसे बोल दे कि साइनोसोडियल वेव फॉर्म है, उसके लिए जो है कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है या फिर एवरेज वैल्यू क्या होता है। तो ध्यान रखना भैया, जो साइनोसोडियल वेव फॉर्म होती है उसके लिए जो आरएमएस वैल्यू होती है वो क्या होती है, Vm/√2। यदि करंट के लिए हो तो Im/√2, ठीक है। और एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू मेरे भैया होता है 2Vm/पाई। क्या होता है, 2Vm/पाई, या फिर करंट के लिए हो तो 2Im/पाई होता है। जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपके क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चलो। विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइंड एज द टोटल अपोजिशन टू करंट इन एसी पैरेलल सर्किट, यानी एसी पैरेलल सर्किट में करंट का कुल विरोध करने के रूप में किस शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो भाई देखो जरा, जैसे मैंने एक सर्किट बना दिया, पैरेलल सर्किट बनाना है, ठीक है। ये मेरा एसी सर्किट है, ये आपका एल है, ये सी है, R1 मैंने R2 मान लिया, ये आपका सप्लाई वोल्टेज। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो है कि विरोध करना जो चीज करेगा उसको आप क्या बोलोगे। तो ध्यान रखना, अगर डीसी सर्किट होता है, डीसी सर्किट में सारे भाई लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। इसमें डीसी सर्किट में क्यों, क्योंकि डीसी सर्किट में आप जो है कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो कि भाई 2πfl=XL होता है, लेकिन डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप बोलोगे सर 0 होता है, इसका मतलब एक्सएल का मान 0 हो गया। इसका मतलब यह होता है कि डीसी सर्किट में इंडक्टिव जो इंडक्टर होता है वो कैसा वर्क करता है, आप बोलोगे सर शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, इसलिए, ठीक है। अगला देखो क्या होता है, XC इक्वल टू होता है 1/2πfc। इसका मतलब क्या होता है भैया, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान 0 रखोगे तो XC बराबर 1/0, तो XC बराबर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। यानी जो कैपेसिटर होता है मेरे भाई, वो कैसा वर्क करता है, आप बोलोगे सर ओपन सर्किट की तरह, लेकिन किसमें,
डीसी सर्किट में। किसमें? डीसी सर्किट में। इसीलिए डीसी सर्किट में आज के बाद ध्यान रखना कि हमेशा और हमेशा रेजिस्टेंस की बात होती है, कभी भी इंडक्टेंस सॉरी एडमिटेंस या फिर जो है कि रिएक्टेंस वगैरह की बात नहीं होती है। ठीक है, ये तो ये ध्यान रखना। लेकिन यह क्या है? आपका एसी सर्किट है, बोला है ना एसी है। क्या है? एसी सर्किट है। तो वही एसी सर्किट में पूछ रहा है कि भाई पैरेलल में है, एक शब्द और बोला है कि पैरेलल में। क्या है? पैरेलल है। ध्यान रखना, अगर सीरीज में रहता, अगर किस में रहता, यही सर्किट अपना सपोजेट किस में रहता, सीरीज में रहता, तो जो टोटल विरोध करता उसको हम क्या बोलते भैया? इम्पीडेंस बोलते। क्या बोलते? इम्पीडेंस बोलते। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? प्रतिबाधा बोलते हो। ये किसके लिए होता? सीरीज के लिए होता। किसके लिए होता? सीरीज के लिए। लेकिन भाई ये किस में है? आप बोलोगे सर पैरेलल में है। यानी सीरीज का जस्ट उल्टा ही तो होता है पैरेलल, और पैरेलल का जस्ट उल्टा ही तो होता है सीरीज। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है? आप बोलोगे सर इम्पीडेंस का उल्टा तो एडमिटेंस होता है, जिसको आप 1/y से इंडिकेट करते हैं, और आपने अभी कुछ ही देर पहले बताया भी था। तो ये क्या होता है? पैरेलल में जस्ट अपोजिट जो अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? एडमिटेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप सी क्या होगा आपका भाई? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो। विच एसी सर्किट कंटेन्स द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यानी जो चित्र में दिखाया गया है यह सर्किट, इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में, तो ये कौन सा चीज दर्शाया गया है? तो एक चीज ध्यान रखो मेरे भैया, एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जो है कि ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। और इस ग्राफ में यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ गई है साइनोसोडियल, जो किसकी है? आप बोलोगे सर ये वोल्टेज की है। किसकी है? वोल्टेज की है, ठीक है। और एक दूसरा गया है, ये किसका है? एक किसका है? आप बोलोगे सर करंट का। अब तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, हाँ दिख रहा है। एक वोल्टेज का है, एक करंट का है। और यहाँ पे देख रहे हो बीचों बीच यहाँ पे आया है एक कितने डिग्री पे जो है डिफरेंस यहाँ पर दिया भी है। डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री है। अगर इसके पूछ देता कि करंट और वोल्टेज के बीच डिफरेंस कितना, आप बोलते सर 90 डिग्री का है। और आपसे पूछ देता कि सर्किट लैगिंग है कि लीडिंग है, आपसे पूछता सर्किट लैगिंग है कि लीडिंग है। ध्यान रखना, वोल्टेज 0 से शुरू हो रहा है, आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन करंट 90 डिग्री पीछे से शुरू हो रही है, आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब पिछड़ कौन रहा है? आप बोलोगे सर करंट पिछड़ रही है। तो जिन भाई को नहीं पता होगा ध्यान रखना, जिन भाई को नहीं पता होगा ध्यान रखना, इंडक्टर में यानी प्रेरक में हमेशा करंट लैग करती है यानी पिछड़ती है। लैग करती है यानी पिछड़ती है, यानी करंट वोल्टेज से लैग करती है यानी पिछड़ती है। लेकिन भैया कैपेसिटर में होता, लेकिन यही चीज यदि कैपेसिटर की बात होती, कैपेसिटर में जस्ट विपरीत होता। ये वोल्टेज का ग्राफ होता और ये करंट की ग्राफ होती। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है मेरे भैया कि करंट कैपेसिटर में लीड करती है। क्या करती है? लीड करती है यानी आगे जाती है। लीड करती है यानी आगे जाती है। किसमें? कैपेसिटर में। तो आप खुद बताओ कि यहाँ पर करंट पिछड़ रहा है, इसका मतलब ये लैग कर रहा है। ये किसका गुण है? आप बोलोगे सर इंडक्टर का। तो प्योर रजिस्टर तो गलत हो गया, प्योर रजिस्टर गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। गलत बात है भाई, कैपेसिटेंस का नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या देखो, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस नहीं है। कब होता है? जब ये वोल्टेज का ग्राफ जो है कि ये वाला होता, करंट का ग्राफ ये वाला होता, तब होता। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बचा है? रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। लेकिन आप लोगों को मैं भाई बता दूं, आप लोगों को मैं बता दूं, ये आंसर कोई सभी मैच नहीं कर रहा जो राइट आंसर होना चाहिए। सभी भाई को पता होना चाहिए कि वोल्टेज और करंट के बीच में मैक्सिमम फेज डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंडक्टर या कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यदि 90 डिग्री मैक्सिमम है, आप सोचो जब 90 डिग्री मैक्सिमम है, इसका मतलब ये प्योर किसके लिए? प्योर इंडक्टर के लिए है। प्योर इंडक्टर हो या फिर प्योर कैपेसिटर हो, किसके लिए? प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो प्योर इंडक्टर होता है और प्योर कैपेसिटर होता है, तब जो है कि फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। लेकिन यदि प्योर ना होकर के उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी हो तो 90 से थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे तो इसका मतलब ये गलत दे दिया ना,
ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब प्योर रेजिस्टिव प्योर इंडक्टिव सर्किट होता। तो यहाँ पे तो भाई रेजिस्टेंस भी दिया, तो इस तरह से ऑप्शन बी भी गलत है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल गलत है, लेकिन आपका आंसर जो दिया है उसको सही मानो, उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये अगर 90 से थोड़ा भी कम होता, ये अगर 90 डिग्री से थोड़ा भी कम 89, 89.8, 89.9 कुछ भी होता, उसके बाद जो है कि जीरो से लेके जो है कि मतलब जीरो से ग्रेटर 90 से लेस कुछ भी होता तो रजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट होता। लेकिन प्योर 90 डिग्री है तो ये केवल और केवल क्या होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर बी आपका क्या भाई राइट आंसर है, इसको लेके चलो अगला देखो। In a three-phase system, if the active power is 4 kilowatts and the apparent power is 5 kVA, calculate the reactive power। आपको दिया है apparent power यानी S इक्वल टू 5 kVA, एक्टिव पावर यानी P इक्वल टू 4 kVA। आपसे पूछ रहा है रिएक्टिव पावर यानी Q। क्या आप लोगों को नहीं पता है S इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विथ रूट? जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेगा, यानी अपरेंट पावर बराबर अंडर रूट एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ठीक है, तो एस क्या है 5 बराबर, अगर आप सोचो स्क्वायर इधर है, अगर स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर सॉरी अंडर रूट इधर है, अंडर रूट इधर आ जाए तो किसमें कन्वर्ट होगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर बराबर पी यानी एक्टिव पावर ये 4 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, 5 पच्चे 25 माइनस चौका 16 बराबर क्यू स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटेगा तो आप क्या आएगा, आप बोलोगे सर अंडर रूट आ जाएगा, मैं इस साइड लेके देता हूँ अंडर रूट। 25 में 16 हो गया, आप बोलोगे 9 सर 9, और 9 का अंडर रूट क्या होता है, सारे भाई लोग को पता है 3। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा भाई राइट आंसर, के वी ए आर यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला देखो, इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल बी अकर इन आरएलसी सीरीज सर्किट। देखो रेजोनेंस मतलब किस आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस किस कंडीशन में होता है। तो एक भैया बात ध्यान देना कि रेजोनेंस, और ध्यान रखना मैं कंडीशन बता रहा हूँ, नोट करके रखना। रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ जो है कि एसी सर्किट में होता है, किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में, डीसी सर्किट में कभी नहीं होता, पहला। दूसरा क्या है कि किसी भी सर्किट में रेजोनेंस तभी हो सकता है जब उसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट उपस्थित हो। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या होता है, आप बोलोगे सर इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। लेकिन पहला, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस ये कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको आप XL और XC बोलते हो, उन दोनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये होता है रेजिस्टेंस का, रेजोनेंस का कंडीशन। ठीक है, तीसरा अगला समझो। आप सोचो अगर मैं इस सर्किट का जेड निकालूं, जेड क्या होता है सर बोलोगे, आप बोलोगे सर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यही तो होता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर विथ रूट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर मैं मान लूं कि ये सर्किट किसमें है, रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस के लिए मैंने कंडीशन क्या अभी बताया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इक्वल होगा, तभी आपका सर्किट किसमें होगा, रेजोनेंस में होगा। इस चीज को स्टार करके लिख लेना। ठीक है, अब जब सोचो एक्सएल और एक्सी का मान इक्वल हो गया तो एक्सएल में से एक्सी गया 0, ये 0 का स्क्वायर, अब ये अंडर रूट में। अब बताओ जेड बराबर ये आर स्क्वायर विथ रूट, और इसका आपने रूट निकाल दिया आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड का मान आर के बराबर आ गया, यानी इंपेडेंस का मान रेजिस्टेंस के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि अब तुम सोचो मेरे भैया, अब तुम सोचो कि अगर इसमें कुछ भी जोड़ा जाता है, सपोज दैट एक्सएल एक्सी इसको इक्वल ना होता, कुछ भी जोड़ा जाता, तो जेड का मान जब भी आता आर से ग्रेटर ही आता, आर से जब भी आता ग्रेटर ही आता, यानी ज्यादा ही आता। तो आप पावर फैक्टर यानी कास फाई निकालते तो आर बाई जेड, इस कंडीशन में प्रेजेंट टाइम कंडीशन में आर और जेड दोनों इक्वल हैं, तो पावर फैक्टर क्या होगा, एक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेजोनेंस कंडीशन में किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, आप बोलोगे सर 1 होता है, यानी यूनिटी होता है, 1 होता है यानी यूनिटी होता है। लेकिन अगर आप सपोज दैट कुछ भी, अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल ना होता तो जेड का मान थोड़ा सा ज्यादा आता, और आप आर बाई जेड का मान कुछ भी करते
तो इसका मान हमेशा हमेशा 1 से कम ही आता। क्या आता? 1 से कम ही आता। ठीक है, तो ध्यान रखना रेजोनेंस कंडीशन कब होगी? जब किसी भी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बराबर होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में इम्पीडेंस सीरीज रेजोनेंस के लिए इम्पीडेंस का मान मिनिमम, करंट का मान मैक्सिमम होती। ठीक है, चलो देखो भाई क्या बोल रहा है, किस स्थिति में रेजोनेंस होगा? अभी हम बताया इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज जीरो, नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि मैं अभी गला फाड़ के बताया हूँ। हाँ भाई, मजा आया कि नहीं? बताया तो आना चाहिए, मजा आ रहा है ना? हाँ, देखो तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई आपका राइट आंसर। क्या अगला? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव, गलत है, ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई राइट आंसर। अगला देखो, हाउ विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग इन द वाट मीटर रीड्स नेगेटिव रीडिंग ड्यूरिंग 3 फेज वाट मीटर? यानी 3 फेज 2 वाट मीटर मेथड से, 3 फेज कोई लोड है उसको आप 2 वाट मीटर मेथड से क्या कर रहे हो? उसकी मेजरमेंट कर रहे हो पावर की। तो रीडिंग यदि निगेटिव दे रहा है तो आप धनात्मक रीडिंग कैसे प्राप्त करोगे? भाई रीडिंग यदि कोई निगेटिव दे रहा है तो उसको पावर आप खुद बताओगे कैसे जो है कि उसको पॉजिटिव कर सकते हो। आप बोलोगे सर कि जो पावर आपका वाट मीटर होता है उसमें 2 कॉइल होती हैं, एक करंट कॉइल, एक होती है प्रेशर कॉइल। ये मैंने बना दिया, ये एक सीसी होती है, नीचे वाली पीसी होती है। तो हमेशा हमेशा याद रखना, अगर चेंज करना हो, अगर ये मैंने लोड सपोज सप्लाई दे दिया और ये आपका लोड लगा दिया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका वाट मीटर हो गया। क्या हो गया भैया? वाट मीटर। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि यदि रीडिंग निगेटिव दे रही है तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा और हमेशा यदि रीडिंग निगेटिव दे रही है तो उसको पॉजिटिव करना है, या फिर पॉजिटिव दे रही है तो उसको निगेटिव करना है। तो जो हमारा ये प्रेशर कॉइल है इसके कनेक्शन को क्या कर दोगे आप? उल्टा कर दोगे। क्या करोगे? प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। ठीक है, तो देखो कौन सा है, बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ इनपुट टर्मिनल। ध्यान रखना, इनपुट टर्मिनल के चेंज करने से कुछ भी कभी भी चेंज नहीं होता। ये मशीन में भी आपको क्वेश्चन आएगा, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ोगे, आपसे पूछेगा कि आपका डीसी मोटर है या फिर एसी मोटर, इंडक्शन मोटर है, उसकी रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना है तो आप क्या करोगे? तो भाई वहां पे भी ऑप्शन आता है कि सप्लाई टर्मिनल को चेंज करो, तो कुछ भी नहीं होता है उससे। तो यहाँ पे भी सप्लाई टर्मिनल कन्वर्ट चेंज करने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अगला देखो, डिस्कनेक्टेड द कनेक्शन ऑफ करंट कॉइल। अब भाई करंट कॉइल को डिस्कनेक्ट कर दोगे थोड़ी कुछ होगा, करंट कॉइल को डिस्कनेक्ट करोगे तो ये वोल्टमीटर की तरह वर्क करने लगेगा, वाटमीटर रहा ही नहीं, ये भी गलत है। देखो, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल, थर्ड क्या है? बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल। तो देखो दोनों का तो चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ चेंज करना पड़ेगा किसको? आपको एक का, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई आपको राइट आंसर होगा। इसी तरह मोटर वगैरह में क्वेश्चन आते हैं कि यदि डायरेक्शन चेंज करना हो तो क्या करोगे? तो उसमें ऑप्शन आता है आर्मेचर वाइंडिंग और जो है कि स्टेटर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, दोनों को चेंज करो। तो ऐसा नहीं, जब में दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे तभी जो है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होगी। सेम दैट ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर साइनोसोडियल एसी वेवफॉर्म? यानी फॉर्म फैक्टर क्या होगा साइनोसोडियल एसी के लिए? मैं अभी बताया था कि जो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है क्या होता है? आप बोलोगे सर आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू होता है। क्या होता है? आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू होता है किसका? फॉर्म फैक्टर का फार्मूला। मैं आपसे पूछता हूँ आरएमएस वैल्यू का फार्मूला साइनोसोडियल वेवफॉर्म के लिए क्या होता है? आप बोलोगे सर यहाँ पे आरएमएस वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है Vm/√2, और जो एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है वो क्या होता है? Vm/2 Vm/पाई। क्या होता है? 2 Vm/पाई। ठीक है, और लेकिन यदि यही सर्किट यही वेवफॉर्म हमारी हाफ वेवफॉर्म हो जाए, हाफ का मतलब ये तो क्या होता है? आरएमएस वैल्यू इस कंडीशन में होता है मेरे भैया Vm/2 होता है। क्या होता है? Vm/2। और एवरेज वैल्यू क्या होता है? आप बोलोगे सर Vm/पाई होता है। Vm/पाई ये हाफ वेव के लिए, लेकिन फुल वेव के लिए ये होता है
बताओ आरएमएस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर Vm/√2, आप बोलोगे सर Vm/√2 कुल के बटे। एवरेज वैल्यू क्या होता है, आप बोलोगे सर 2Vm/पाई, क्या होता है 2Vm/पाई। इसको करो Vm/√2, ये हो जाएगा गुड़े पाई बटे 2Vm, तो Vm Vm कैंसिल, क्या बचा पाई। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, आप बोलोगे सर 3.14, 3.14 बटे एक √2 का मान क्या होता है 1.1414 414 इंटू 2 3.14 बटे गुणा करो भाई, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 चौके 8। ठीक है, इसको आप भाग दोगे तो आएगा 1.1.11 समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आप बोलता ये यहाँ पे बोला है ना कि ज्यावक्री यानी साइनोसोडियल एसी वेव फॉर्म, आपसे पूछता कि साइनोसोडियल हाफ वेव के लिए, हाफ वेव के लिए आप ये रखते और आपका ऑप्शन नंबर अगला यानी 2.22 आंसर सही होता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट, यानी एसी पैरेलल सर्किट में इंडक्टर का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होता है। यानी जो इंडक्टर पैरेलल सर्किट में काम करता है उसका जस्ट विपरीत कौन काम करता है, आप बोलोगे सर जो एडमिटेंस होता है इसका विपरीत तो इम्पीडेंस होता है, जो कंडक्टेंस होता है इसका विपरीत तो जो है कि रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसका तो कोई, इसका यदि विपरीत आप पूछे तो इसका कुछ विपरीत होता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी आपका क्या होगा राइट आंसर। ससेप्टेंस, ससेप्टेंस की क्या होता है पैरेलल सर्किट में इंडक्टेंस का जस्ट विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर। व्हाट रिलेशनशिप इज इलस्ट्रेटेड इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, अब वोल्टेज और करंट के बीच में कौन सा जो है कि ग्राफ इसमें दिखाया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दो भैया। जैसे कि एक ये आपका ग्राफ है, ये टाइम का ग्राफ हो गया, ये करंट और वोल्टेज का ग्राफ हो गया, दिख रहे हो ना, एक यहां से गया है, एक यहां से गया है। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे भैया, इसमें मैंने मान लिया ये करंट है या फिर ये फिर वोल्टेज, ठीक है, जो मैंने मान लिया इसमें दिया नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सपोज मान लो आप देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे भैया कि यहाँ पे जो दोनों ग्राफ कहाँ शुरू हुई, आप बोलोगे सर जीरो से शुरू हुआ है, क्या शुरू हुआ है जीरो शुरू हुआ है। इसका मतलब जब जीरो से शुरू हुआ है फिर यहाँ पे 180 डिग्री मिल रहा है एक साथ, फिर यहाँ पे जो है कि 360 पूरा कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई फेज का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर डिफरेंस नहीं है। आपसे पूछे डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये कैसा सर्किट है, इसका मतलब ये प्योर रजिस्टिव सर्किट है। क्या प्योर रजिस्टिव सर्किट का ग्राफ है, इसका ग्राफ है प्योर रजिस्टिव सर्किट का ग्राफ है कौन आपका ये वाला ग्राफ। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं इसको फेज डिफरेंस कितना है 0 डिग्री है, कितना है फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि करंट और वोल्टेज दोनों क्या है सेम फेज में है, किसमें है सेम फेज में। देखो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा राइट आंसर। करंट एंड वोल्टेज आर नॉट आउट ऑफ फेज गलत बात है, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज नहीं, लैग तो पिछले वाले में कर रहा जिसमें मैं अभी आपको क्वेश्चन बताया था, लीड ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई राइट है। अगला कैलकुलेट द टोटल पावर बाय 2 वाटमीटर W1 W2 मेथड इफ वन ऑफ द वाटमीटर रीडिंग इज टेकन आफ्टर रिवर्सिंग, यानी 2 वाटमीटर मेथड से यदि आपकी पावर की गणना की जाती है तो उनमें से जो वाटमीटर 2 है उसकी रीडिंग को यदि उल्टा कर दिया जाए तो रीडिंग क्या होगी। देखो जब आप जानते हो जैसे मेरा ये तीन जो है कि हमारा लोड है, 3 फेज क्या मेरा है ये लोड है, आपने एक वाट मीटर लगा दिया, 2 वाट मीटर लगा दिया, ठीक है, बोला है 2 वाट मीटर मेथड से ना, तो 2 वाट मीटर आपने लगा दिया भैया। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लगा दिया, लगा दिया भाई, ये आपका आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया, ये W1 रीडिंग दे रहा है, ये W2 रीडिंग दे रहा है, आप बोलोगे जी सर। आप तो जब टोटल रीडिंग क्या होगी, टोटल रीडिंग तो वही होगी ना भाई, दोनों जो रीडिंग होगी, दोनों रीडिंग
यही तो होगी, जो पहला वाटमीटर मापेगा फिर जो दूसरा वाटमीटर मापेगा, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि यदि एक को रिवर्स कर दिया जाए, तो भाई जब रिवर्स करोगे तो उल्टा रीडिंग, मतलब जो रिवर्स करोगे तो जो रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, वो निगेटिव हो जाएगी। तो जिसको निगेटिव करोगे हो जाएगा निगेटिव। जिसको रिवर्सिंग करने के लिए बोला, किसको बोला है, वाटमीटर 2 को रिवर्स करना है, तो W1 माइनस W2 हो जाता है। अगर आपसे बोलता है कि वाटमीटर 1 को रिवर्स कर रहा है तो क्या होता है, W2 माइनस W1 हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही भैया, सी नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर। अगला देखो, इन विच थ्री फेज सिस्टम द आर्टिफिशियल न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड टू मेजर द फेज वोल्टेज, यानी कौन सी थ्री फेज वोल्टेज सप्लाई में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो देखो न्यूट्रल, पहली बात तो आपको स्टार में तो न्यूट्रल की सोचना ही नहीं है, स्टार में न्यूट्रल की सोचना ही नहीं है। तो जो स्टार कनेक्टेड दिया वहां तो पहले ही गलत, दो के दोनों क्वेश्चन, क्योंकि स्टार कनेक्शन में स्वतः के स्वतः ही न्यूट्रल आपको मिल जाते हैं यहां से, ठीक है। डेल्टा में देखो, एक दिया है 3 वायर सिस्टम, एक दिया है 4 वायर सिस्टम। तो जो डेल्टा कनेक्शन होता है वो इसी प्रकार से होता है ना मेरे भैया, क्या और किसी तरह से होता है, आप बोलोगे हाँ सर इसी तरह से होता है। चलो, तो इसमें जो है कि 3 तार दिख रहा है, एक इधर हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ। तो 3 तार में डेल्टा, 3 तार में तो कभी संभव ही नहीं है कि न्यूट्रल पॉइंट मिले। तो बचा कौन, बचा कौन आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया भाई राइट आंसर। अगला देखो, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन थ्री फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्टेज, यानी फेज वोल्टेज यदि 240 वोल्ट हो तो आपका लाइन वोल्टेज क्या होगा थ्री फेज सिस्टम में। आप बोलोगे सर लाइन वोल्टेज होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। मैं बोलूंगा जी बताओ बेटा, √3 का मान क्या होता है, आप बोलोगे सर 1.732 इंटू फेज वोल्टेज का मान आप बोलोगे सर दिया है 240 वोल्ट, इसका गुणा कर लोगे मेरे भाई 4 10 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 415 ही लेके चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई राइट आंसर, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यहीं तक, मुझे लगता है कि मुझसे जहां तक हो सका है काफी बेहतर समझाने की कोशिश किया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी चीजें समझ में आई होंगी। और चीजों को रटो मत, मैं तो कहता हूँ भाई चीजों को थोड़ा थोड़ा समझोगे, आज थोड़ा थोड़ा समझोगे, थोड़ा कल थोड़ा परसों, तो कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा ही भरता है, एक दिन एक बूंद से नहीं भरता है बट बूंद बूंद से भरता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो काफी चीजें जो है कि आप लोगों को समझ में आएगी और अपने एग्जाम में काफी बेहतर आप कर पाओगे, ठीक है। तो आज का मेरा और आपका साथ है, तक मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में और नई ऊर्जाओं के साथ। धन्यवाद।